बार बार उनकी खबर आती है कि जी उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उन पे केसेस चलना शुरू हो गए हैं। तो जब हमने चेक किया तो पिंडी में लास्ट वीक वो अपनी फैमिली की एक शादी अटेंड करके आए हैं। कोई हाथ भी नहीं किसी को लगाएगा, हाथ लगाएगा तो रिवाज पड़ जाएगा। अच्छा तौसीफ साहब, ये सुलह तो हो गई है, मुझे बताएं कि ये शुरुआत किसने की थी? तो नया जो प्लान है वो यही है कि बिजनेस कम्युनिटी को भी किसी से अपने साथ मिलाया जाए। पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हुई है, हमें हकीकत को फेस करना चाहिए। देखें जी, 18वीं तरमीम, 73 का आइन, ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी का कारनामा है। शुरुआत चौधरी परवेज अलाई ने की है। क्या रिक्वेस्ट की सर उन्होंने कोई? हाँ, रिक्वेस्ट ही करनी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब और हसन नकवी साहब। आज हमारे पास नाज़रीन बहुत सारी स्टोरीज वैसे तो होती ही हैं, लेकिन आज नकवी साहब के पास एक बहुत कमाल की स्टोरी है। जो स्टोरी है वो नकवी साहब ही आपको बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस स्टोरी से मुतल्लिक पिछले कम से कम 8-9 महीने से मुसलसल हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ये स्टोरी नए सिरे से रीसर्विस हो जाती है। बहुत सारे सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त जो वो बारहा इस स्टोरी को रिपीट करते रहते हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि फैज़ हमीद साहब जो साबिक DGISI थे, साबिक कोर कमांडर पेशावर के, बहावलपुर के, और एक ज़माने में इमरान खान साहब के फेवरेट कैंडिडेट जो थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के, उनके बारे में बार बार उनकी खबर आती है कि जी उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उन पर केसेस चलना शुरू हो गए हैं। नकवी साहब, क्या कहानी है ये सारी? सर बिल्कुल कोई हाउस अरेस्ट नहीं हुए फैज़ हमीद साहब। मैंने चेक किया अपने सोर्सेज से। जब दोबारा हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने खबर कुछ दिन पहले दोबारा की, काफ़ी वायरल हुई और काफ़ी इस पर चैम गोइयाँ लग गई और लोग भी देखने लग गए। तो हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें उसमें ये पता लगा कि जी वो हाउस अरेस्ट बिल्कुल नहीं है। वो उन्होंने कहा था कि पिछली अपनी स्टोरी में उन्होंने कहा कि 2 वीक्स तकरीबन हुए हैं, 2 वीक्स हुए हैं। पहले उन्होंने मार्च में भी कहा था और अब उन्होंने कहा कि 2 वीक्स हो गए हैं कि वो हाउस अरेस्ट है। तो जब हमने चेक किया तो पिंडी में लास्ट वीक वो अपनी फैमिली की एक क्लोज डिस्टेंट फैमिली में एक शादी अटेंड करके आए हैं। उसके अलावा वो डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, अपनी और जो एक्टिविटी है उन्हें थोड़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट की हुई है। रिटायरमेंट के बाद जैसे हो जाती हैं वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड ज़रूर है, लेकिन वो खुद से अपनी मर्ज़ी से हैं। वो शादियों में भी जा रहे हैं। अभी हमें पता लगा कि एक शादी उन्हें और अटेंड करनी है, वो 3-4 दिन बाद उस पर भी जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि वो जो गैदरिंग में जा रहे हैं वहाँ पे वो जैसे पॉलिटिकल जो टॉपिक्स हैं उनको अवॉइड करते हैं, इतनी बात नहीं करते। कोई अपना ओपिनियन पब्लिकली इतना कोई पब्लिक जो पॉलिटिकल हमारे मुल्क में हालात हैं या मुल्क की इकॉनमी, इस चीज़ों पे वो बात डिस्कशन वगैरह का पार्ट नहीं बनते अब ओपनली पब्लिक फोरम्स पे। नहीं तो नकवी साहब, ये जो सारी गुफ्तगू है फिर ये जन्म कहाँ से लेती है? मतलब हमारे दोस्त एक तो नहीं है और बहुत सारे लोग भी हैं, खाली वो एक जो शख्स हैं वो तो नहीं कर रहे, और भी लोग कर रहे हैं। ये सवाल कहाँ से पैदा होते हैं? मतलब ये कौन लोग हैं जो ये बातें? अच्छा हसन, इसमें ये बात भी है ना, जैसे अभी आपका वो शायद उनसे ये शक होता हो कि उनके साथ ना कुछ सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं, जिसकी वजह शायद वो ये तासुर उनको शायद इससे मिलता होगा कि वो शायद उनको अरेस्ट किया हुआ है या उनको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, उनको रिस्ट्रिक्ट रखने के लिए साथ जाते हैं। लेकिन जो मैंने अपने सोर्स से पता किया वो पता लगा कि जो उनके साथ सिक्योरिटी वाले भी आम कपड़ों में चलते हैं या दूसरे जो उनको सिक्योरिटी मिली हुई है वो उनकी बेसिकली अपनी सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि वो एक अच्छी की पोजीशन पे रहे हैं। आगे इस पर भी तौसीफ साहब भी रोशनी डाल देंगे। हमारी बात हुई थी ये क्या फिर है, आप जरा थोड़ा सा करें ना, मुझे तो बड़ी हैरानी है। आप लोगों को इसलिए स्ट्रेंज लग रहा है कि उन्होंने इतनी भरपूर सियासी डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है, तो वो अब इस तरह क्यों नहीं काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे? सियासी डिसिप्लिन तो हम देखें ना, तो वो इस वजह से आपको अजीब लग रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। किसी को कुछ नहीं होने जा रहा, किसी को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। ये इनके नाम के साथ जनरल लगता है ना शायद? जी बिल्कुल लगता है, शायद लगता है। ठीक है, उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा 5-6 अरब रुपए का फार्म का वो उनका डेरा शेरा भी बना है लतीफ़ाल में, और वो जो रोड निकाली गई है उसके इर्द गिर्द जालियाँ भी लगाई गई थी ताकि कोई और यहाँ पर ज़मीन भी ना ख़रीदे। ठीक है, जाके चेक करें, वो अपनी भरपूर लाइफ गुजारते हैं। जिस तरह के आप वो ज़रा थोड़ा सा चेंज लेना चाह रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। कोई हाथ भी नहीं किसी को लगाएगा, हाथ लगाएगा तो रिवाज पड़ जाएगा। इसलिए ये बातें जो हैं ये ऐसी मतलब ये तो वो जा रहा है जिससे जनरल मुशर्रफ को भी सपोर्ट किया था बिल्कुल आखिरी वक्त। हाथ लगाना होता तो मैंने ये सारे जो चेहरे आजकल एक्स सर्विसमैन के जो डेमोक्रेटिक बने हुए हैं, मैंने इनको देखा जिस दिन परवेज मुशर्रफ को फांसी की सज़ा दी गई थी। आपकी अदालत की तरफ से जिस अदालत का एहतराम करने का अब ये हमें सबक दे रहे हैं, तो मैंने टेलीविज़न स्क्रीनों पर इन लोगों को सरकारी तौर पर भेजा हुआ देखा है कि इन लोगों ने वहाँ कहा कि अभी तो ISPR का कोई इतना रिएक्शन ही नहीं आया जी, तो इससे ज़्यादा आना चाहिए था। और ये किस तरह चीखो पुकार कर रहे थे, कौन सा कानून और कौन सी बात, पर वो अपनी उन्होंने लाइफ थोड़ी सी चेंज की, उनकी मेहरबानी है। अभी बाजवा साहब को भी साथ बिठाकर मैसेज तो दिया है, आसिम मुनीर साहब ने भी। पकड़ना हो ना हसन, तो मैं आपको मुझे अचानक ये रेफरेंस याद आया, किसी का एहतसाब करना हो, छोड़ें जो बाकी सियासत होती रही, वो मेंबरान असम्बली की हाज़िरी लगती थी, कौन लगवाता था,
कौन किसको ब्लैकमेल करता था, कौन किसको कंटेनर में बंद करके वोट डलवाता, एक दिन किसी और के हक में डलवाता था, दूसरे दिन किसी और के हक में डलवाता था। ब्रॉडशीट स्कैंडल पे कोई तहकीकात हुई, बड़ा रौला पड़ा था? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई हमने नहीं पढ़ी। वो पता चला वो मिस्टर मलिक कौन था जो आके उसे मिलता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। कितने अरब रुपए पाकिस्तान को भरने पड़े, डॉलर कितने करोड़ डॉलर्स उनको, मेरा ख्याल बिलियन डॉलर शायद बनता हो, मुझे नहीं पता कितने भरने पड़े, किस किस का नाम आया, स्टोरीज हुई। वो हाथ लगा किसी को? नहीं, बिल्कुल। आगे डिस्टेंट रिश्तेदार थे उनको नहीं हाथ लगा, क्योंकि पीछे सारे वही थे। जिस दिन वो हो जाए उस दिन ये भी मुझे बता दीजिएगा कि जी किसका कोर्ट मार्शल हो रहा है या किसको नजरबंद किया गया। क्यों नजरबंद किया जाए जी, जब उन पे कोई एलिगेशन ही नहीं। चलेंगे, हमारे नाज़रीन के लिए ये बात तो क्लियर हो गई नाज़रीन, जिस तरह हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि हम तमाम उन खबरों के ऊपर नज़र डालें जिनके ऊपर लोग तो बात करें, लेकिन हम आपको बैकग्राउंड न्यूज़ दें। अच्छा, अब नकवी साहब, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो अपना इंग्रेस करती जा रही है, क्या प्लान क्या है जरदारी साहब का, ये भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। हसन, एक तो ये इस वक्त क्लियर है कि जो जरदारी साहब ने मीटिंग में भी लाहौर जब आए थे, कुछ मीटिंग में भी उन्होंने इशारा दिया और ओवरऑल भी वो बात खुल के करने लग गए हैं कि इस वक्त अगर कोई पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो उसको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाना पड़ेगा इकोनॉमिक रिवाइवल। क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं मुल्क की इकॉनमी का जो हाल पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, वो अब ये भी है ना, देखें वो इसका सारा बर्डन उनके जरदारी साहब ने बड़ा स्मार्टली खेला है कि उन्होंने ना ये खजाना उनका है, ना पेट्रोलियम का मिनिस्टर उनका है, ना उन क्या कहते हैं आपका ये बाकी जो की पोजीशन है जिसपे बिल्कुल सही जो रिलीफ देने वाली पोजीशन उनके पास है नहीं। वो इसके स्मार्टली इसलिए कहूँगा कि वो बाद में जब इसको प्ले अप करना चाहेंगे, अभी आगे इलेक्शन आएंगे, सारे इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। तो जरदारी साहब की स्ट्रैटेजी है ना, आपको याद होगा ताजिर जो कम्युनिटी जो है ना, बिजनेसमैन, ये हमेशा से पीएम एजेंडा के ज़्यादा करीब रहे हैं क्योंकि खुद भी कारोबारी शख्सियात हैं। जो पीपल्स पार्टी है वो ज़्यादातर पे ये मज़ारे और ये एग्रीकल्चर साइड पे होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अब नई जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जरदारी साहब ने प्लान भी बनाया है, वो अभी आए हैं तो उन्होंने फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मिले हैं। अभी उन्होंने जो नया प्लान है उसके मुताबिक वो लाहौर चैम्बर में, फैसलाबाद चैम्बर में और पंजाब के दीगर चैम्बर जो इंपॉर्टेंट चैम्बर्स हैं और बिजनेस कम्युनिटी एप्टमा वगैरह हो गए, उनसे वो इंटरेक्ट करने का सोच रहे हैं। इसके बारे में प्लान पूरा तैयार है। नदीम अब्दुल चंद साहब इसके बारे में काफ़ी एक्टिव हैं और वो काफ़ी कुछ प्लान भी कर रहे हैं, चीज़ों से मिलवा भी रहे हैं। अभी बिलावल साहब ने भी कल मीटिंग की है चैम्बर में जाके, तो ये है कि वो नई स्ट्रैटेजाइज जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। जैसे पीएमएल पहले भी खाइफ है काफ़ी, तो उनकी लाहौर प्रेजेंस है, दूसरे वो टारगेट अब उन कम्युनिटी को कर रहे हैं जो पहले नून लीग के करीब थी। तो नया जो प्लान है वो यही है कि बिजनेस कम्युनिटी को भी किसी से अपने साथ मिलाया जाए और उसके ऊपर काफ़ी हमें हद तक नज़र आ रहा है अमल पैरा भी होते हुए। उसके अलावा मैंने आपको हसन पहले उस दिन मेरी आपसे बात हुई थी, एक किसान कन्वेंशन भी करने का प्लान कर रहे हैं। ये वो भी प्लान कर रहे हैं कि इकॉनमी से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इकॉनमी के बिजनेस साइड हो, ये आपकी टेक्सटाइल सेक्टर हो, वो इन सारे सेक्टर्स को केटर करना चाह रहे हैं कि वो सब इस दफ़ा उनके साथ हो और वो उनको स्ट्रेटेजाइज करके उनसे मशवरे देके इनपुट लेके मैनिफेस्टो पे काम करना शुरू कर दिए। और पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा ना इस दफ़ा, उसके जो 10 नुकाती एजेंडा होगा वो सारे मेजरली फोकस कर रहे होंगे इकॉनमी के ऊपर, रिवाइवल ऑफ इकॉनमी के ऊपर। अच्छा तौसीफ साहब, ये छोटा सा जरा सवाल है इसके आप ऐड कर लें। हाँ, वो ऐड ही करना है। वो कह रहे थे कि अब उन्होंने ना इंडस्ट्री की तरफ चले गए हैं, तो गरीबों किसानों की पार्टी से अब वो पैसे वालों की पार्टी होगी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसलिए फिर वो पैसे वालों को क्वेश्चन पहले भी कई दफा कर चुकी है, उस पर कोई एतबार नहीं करता पैसे वाला। अच्छा, बात ये है कि आज तो फिर वो मेयर का भी इलेक्शन जीत गए कराची का, देखें आप, वो ऐसे इंग्रेस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल थी 2016-17 के अंदर, जरदारी साहब चाह रहे हैं या प्लान उस तरह का कर रहे हैं और कुछ उनकी शायद बातचीत पीछे चल भी रही हो कि अपने आप को वहाँ पोजीशन करना। हसन, पहले इनसे मैं भी एक चीज़ ऐड कर दूँ। हसन, आपको याद होगा 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की सीटें पंजाब में ज़्यादा थी, 13 में भी कम हुई, 18 में और कम हुई। तो बेसिकली पीटीआई ने भी पीपल्स पार्टी का लॉस ग्राउंड कवर किया था। अब पीपल्स पीटीआई अगर खत्म हो रही है तो जरदारी साहब चाहते हैं अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो उन्होंने लूज किया वो गेन करें, लेकिन साथ इसका था सर, मैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी का कसूर था और होता ही है क्योंकि पंजाब की सियासत चूंकि मेजरली 2 धड़ों की सियासत के ऊपर होती है, लोकल सतह के ऊपर। तो एक धड़ा जब देखता है कि भाई ये पीपल्स पार्टी के टिकट पे मैं इलेक्शन जीत नहीं सकता, तो वो फिर जो मुझे याद है आपके वर्ड पे इंग्रेस, देखे कराची में इंग्रेस नहीं किया उन्होंने। नहीं, पंजाब में इंग्रेस था ना, पंजाब की बात करता कराची। अगर इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कराची में तो उन्होंने साहब को भी अपने ट्वीट में जवाब दिया कि जी अक्सरियती जमात इस्लामी थी, गलत बात है। जमात इस्लामी के वोट जब आप गिनते हैं तो पीटीआई को साथ शामिल कर लेते हैं, और जब पीपल्स पार्टी के वोट गिनते हैं तो पीपल्स पार्टी अकेली के वोट आप शामिल करते हैं। भाई उनकी अक्सरियत थी, उनकी जमात टूट फूट का शिकार है, नहीं दिए उन्होंने वोट तो ठीक है, ज़रा सब्र करें। जमात का एक वायलेंट एक अंसर होता है, वो आज अपना आप शो कर रहे हैं। इनसे ही सब ने सीखा, ये भी मैं बता दूं, जमात इस्लामी से ही एमक्यूएम ने वायलेंस सीखी। और पीटीआई में आप देखें जमात का बहुत सारा फैक्टर आया
और वो इधर भी वो सारा जी कुछ पूरी चेंज होगी। महमूद पूरा रशीद change। साहब, वो जाज चौधरी साहब अच्छा, और बहुत सारे पीपल्स लोग। पार्टी का जो आप कह रहे हैं ना, जो भी कर ले पीपल्स पार्टी इस वक्त, देखिए बीबी जैसी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी कोई भी नहीं है इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी ने जो जगह बना के दी थी वो एक जरदारी फार्मूला के तहत ही पीटीआई को जगह बना के दी थी कि ये वोट तोड़ेगी नून लीग के दाएं बाजू के और हम निकल जाएंगे, वो गलत साबित हुआ। हाँ बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया ना। और पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक और वो इलाका भी छिन गया। पीपल्स पार्टी अभी हसन कह रहे थे कि भी वो किसानों की पार्टी रही है। मैं आपको हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं याद करा दूँ, पीपल्स पार्टी जितनी अर्बन एरिया में मजबूत होती थी कहीं भी नहीं होती थी। पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हुई है, हमें हकीकत को फेस करना चाहिए। और फिर वो एग्रीकल्चर एरिया में इलेक्टेबल्स के थ्रू फिर सिलेक्ट होना शुरू हुई। ये एक फैक्टर है। आप लाहौर की एग्जांपल लेते लाहौर हैं, वो स्वीप करती थी, फैसलाबाद स्वीप करती, फजल हुसैन राई जैसा सनमा के बोर्ड लिखने वाला एमपीए बन जाता था। क्या बात करते हैं। भुट्टो साहब की फांसी के बाद पहला जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था उसमें अवाम दोस्त पैनल लाहौर जीत गया था। हाँ सारा जी। का सारा देखें ये जो कर रहे हैं ना, ये टेक्सटाइल मिल्स वालों को मिल रहे हैं, कारोबारी लोगों को मिल रहे हैं, बड़े लोगों को मिल रहे हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए। उन्हें कॉन्फिडेंस दे सकती है पीपल्स पार्टी कि हम भी आपका ख्याल रखेंगे। इससे ज़्यादा वो पीपल्स पार्टी पे कभी एतबार नहीं करेंगे। देखें पीपल्स पार्टी जो है इसी डिवाइड पे बनी थी कि एक बड़ा तबका है, एक बड़ी क्लास है, एक छोटी क्लास है। वो आज तक कोई नहीं भूला। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम आइन बनाया तो जो इस चीज़ को नहीं चाहते थे या आइन नहीं चाहते थे वो आज भी पीटीआई का असल दुश्मन नहीं है किसी की या किसी, वो आज भी पीपल्स पार्टी को ही समझते हैं कि इसने सारी ये बुराइयां जन्म दी हैं। पीटीआई को अपने असल वोटर की तरफ जाना है। वोटर कौन है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास, आप पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती देखें, कितना बड़ा प्रोग्राम है बिस्प का, बेनजीर इनकम सपोर्ट, वो कैश ही नहीं करवा सके। ठीक है, वो जगह बनाते रहे पीटीआई के लिए। आपने उसी वोटर के पास वापस जाना है। बेनजीर और भुट्टो की तस्वीर ये चलेगी और बिलावल अगर वजन कम कर लेंगे तो फिर उनकी तस्वीर भी चलनी शुरू हो जाएगी। ये मैं बड़ा सीरियस मशवरा दे रहा हूँ बिलावल को। उन लोगों को जाके बताना है कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। उन लोगों को बताना है कि हमने गंदम की जो रकम है ना, वो कीमत खरीद, वो हमने सिंध में बढ़ाई तो आप लोगों को मिली है। तो पीपल्स पार्टी किसान का सोचती है, लोअर मिडिल क्लास का सोचती है। और ये तजवीज़ दे दें कि जी ये जो 60 अरब रुपए का आपने मुफ्त आटा तकसीम किया है वो अब सब्सिडाइज करके आटे में डाल के, तो आटे की कीमत डाउन करके पंजाब सस्ता आटा दे दे जी, मार्केट में दे दे, लोग सस्ता आटा खरीदें। तो ऐसा पैकेज किसान के लिए, मजदूर के लिए पीपल्स पार्टी का जो रियल वोट बैंक है उसके लिए बनाएगी तो वोटर वापस तो वही वोटर वापस आएगा। देखें जी 18वीं तरमीम, 73 का आइन, ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी का कारनामा है। ये पीपल्स पार्टी अपने वोटर को जाके बताए ये सब हमने आपके लिए किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना नहीं आता, शुक्र है अब आपने डिजिटल मीडिया की तरफ भी तवज्जो दी है। वो एक ख़ास क्लास तक हिट करता है, नीचे जाएं, अपने वोटर को बताएं। वो आपसे गुस्से में है, आपने उसे तनहा छोड़ दिया था, दूसरी पार्टियों के हवाले कर दिया था। वो बताएं कि हमने ये सारा कुछ किया है, ये हम इसके खालक हैं। ये जिस वजह से अब लोगों की टांगें कांपती हैं ना, कभी किस तरह को मार्शल्ला लगाए, देखा नहीं, मार्शल्ला की धमकियां देते घर पहुंच जाते हैं वापस। वो उसमें इस 18वीं तरमीम का भी रोल है। इस मुल्क में निज़ाम और जमहूरियत में पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें उसका खून भी शामिल है। अच्छा तौसीफ साहब, कल हमने चौधरी परवेज लाई साहब के बारे में भी डिस्कशन की थी प्रोग्राम में। अब आपके पास कोई नई सुनगुन आई है, वो जरा बताएं तो सही हमारे नाज़रीन को नई कहानी क्या आई है। वो अच्छी खबरें आ रही हैं। चौधरी परवेज लाई के जब तक जहाँ चौधरी शुजात साहब के पास जब ये खबर पहुँची है तो वो काफ़ी परेशान है। देखिए उनकी तबीयत भी बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो परेशान है कि ये चौधरी परवेज लाई के साथ क्या हो रहा है। और इस बात को छोड़ें कि भी वो कहते हैं कि जी उसकी अपनी गलती है या ये है या वो है। बहरहाल उनके वो भाई हैं और उसमें सारी फैमिली जो है वो मोनिस लाई को ज़्यादा जिम्मेदार समझती है। तो मेरा ख्याल है कि भी आप बहुत जल्द ये सुनेंगे कि चौधरी परवेज लाई की सुलह हो रही है। चौधरी परवेज लाई के लिए मसला ये है कि चौधरी परवेज लाई का केस बड़े सीरियस है और मोनिस लाई, मोहम्मद खान भट्टी ने बोरियों में पैसे इकट्ठे किए और कुछ ही दिनों में इकट्ठे किए। अभी पिछले पैसे नहीं है जो पिछले इनके केसेस हैं, उस पर हम किस दिन, मैंने पहले भी कहा था, स्टोरीज करेंगे।
जो पिछले वजारत आला के दौर में इनका तरीका वारदात ये है, ये काम करवाते हैं और काम में से कमीशन लेते हैं। और ये भी बहुत छोटा केस है बज़ाहिर, क्योंकि उसके सबूत वही मिले थे एंटी करप्शन का कि वो तबादलों के पैसे लेते थे। ये जो रूडा एक्सटेंड हुआ है, अब रूडा पे एक्सटेंड हुआ है तो वो उस पे जो है वो सारे मामला ये खड़े होते हैं कि उसके पीछे मलिक रियाज है, उसको अब कौन छेड़ेगा। उसमें कहा जाता है कि अरबों रुपए की दिहाड़ी है, अरबों रुपए की। शाम को 5 बजे DGLDA से साइन करवाया गया। वो जो केसेस हैं उस पे बातचीत चल रही कि अब उसे कैसे वापस लिया जाए और मोनस का वो जो चीज़ें हैं वो कैसे वापस ली जाए। उधर परवेज़ इलाही साहब की मजबूरी है कि मोनस अभी तक वहीं खड़े हैं, वो शरीके का मामला पड़ गया है, ये कोई PTI काफली का मामला नहीं है। मोनस ने मशवरा दिया था चौधरी शुजात साहब को कि जी सियासत अपनी अपनी। उधर अब चौधरी शुजात के बेटे भी वैसी हैं, लेकिन चौधरी वजाहत हुसैन भाग दौड़ कर रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही मुकम्मल राजी हैं। लेकिन केसेस वापस लेने पे मसला है, केसेस अभी तक वापस लेने पे कहीं से इस्टेब्लिशमेंट से गवर्नमेंट से हाँ नहीं हुई। अच्छा, इस पे मसला ये मामला है कि केसेस वापस लें। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सिर्फ उन्हें रिहा न किया जाए, बल्कि ऑब्वियसली उनके मुस्तकबिल में भी ताकि तलवार लटक रही है, मेरे पुत्र को भी फारग किया जाए। वो पुत्र को फारग करने का मूड अभी पुत्र को माफी नहीं मिल रही अभी। तो नबी साहब क्या आपका ख्याल है आगे जी इसमें क्या मैं होने वाला है? जी जैसे जहाँ तक बात की ना अभी तौसीफ साहब ने शुजात साहब, तो हम पहले ही बात करते रहे कि शुजात साहब तो माफ़ करने तैयार हैं। याद होगा पहले हमने स्टोरी भी की थी कि वो जब छुपे थे तो वो भी उनके कमरे में छुपा के छुपे थे और उन्होंने कहा था भी मेरी ईमान में आ गया, मैं इसको नहीं दूंगा। तो ये जहाँ तक बात है तौसीफ साहब केसेस वाली, वो बेसिकली मोनस इलाही साहब वाली मामला है और मोनस इलाही साहब को माफ़ी देने को कोई तैयार नहीं है। मोनस इलाही भी किसी के काबू में नहीं आते ना जी, वो हाँ ऑब्वियसली ऐसे ही खराब किया ऐसे ही है। और दिहाड़ी भी खूब, खैर वो तो बाप लेकिन मेरे अपने ख्याल में ये है कि वो अगर सुलह हो भी जाती है ना तो अभी तक जब तक उनकी माफ़ी शुजात साहब ये परवेज़ साहब के केसेस भी हैं और मोनस भी, जब तक चीज़ें को सेटल डाउन नहीं होती तब तक शायद वो काफली में उनकी वापसी मुश्किल होगी। चाहे सुलह हो जाए, अलग बात है। जो है ना वो शुरू होगी, चल रही है। काफली इशू नहीं है, वो जब वो घर में वापस आ जाएंगे तो ऐसे ही भी वापस आ मोनस इलाही असल प्रॉब्लम है, केसेस वापस लेने में भी और वापसी में भी। लेकिन शायद इसका आप जल्द नतीजा सुने। अच्छा तौसीफ साहब, ये सुलह तो हो गई है, मुझे बताएं कि ये शुरुआत किसने की थी? नहीं, ये सुलह हुई नहीं है, सुलह होने जा रही है। ये शुरुआत चौधरी परवेज़ इलाही नहीं की है। क्या रिक्वेस्ट की सर उन्होंने कोई? हाँ, रिक्वेस्ट ही करनी थी जी। बंदा जेल में, वो गरीब आदमी देगा तो वो रिक्वेस्ट तो उन्होंने की। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, चौधरी शुजात हुसैन तक 2-4 दिन ये खबर नहीं पहुंचाई गई। ये बिटरनेस इतनी बढ़ गई है। फिर वो चौधरी वजाहत के थ्रू उन तक बात पहुंची है, इज रियली वरीड। और फिर उन्होंने अपना जो है वो अपना लोगों को रिक्वेस्ट करनी शुरू की है। ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही वापस आना चाहते हैं, उनकी मजबूरी उनकी औलाद बनी हुई है। ये मामला है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे 7:30 बजे। हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं मंडे से थर्सडे नया दौर पर 7:30 बजे। तब तक के लिए मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान साहब को और हसन नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।